यस सर। ये फनी वे में हो जा रहा है, लेकिन यही सही है। वो क्यों भरोसा करेगा आप पे? गॉड हेल्प दो सर, सर आप ऐसे बोल दिए, मजा नहीं आया। फिर वो मॉरल साइंस में ये क्यों लिखा रहता है, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ, ये क्यों लिखा रहता है, बता दो मुझे। आप खुद जिम्मेदार हो, आप अपने फेलियर के लिए और सक्सेस के लिए, किसी और को दोष मत दिया करो। इसीलिए गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ, दैट्स इट। आपको बिलीव भी नहीं होगा कि मैं चेन्नई में अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करा रहा हूं, प्लस मैं अपनी आंखों का ट्रीटमेंट खुद भी जितना मैं कर सकता हूं करता हूं। ओके, तो डेरिवेटिव लेना है तो इट्स बेटर टू टेक दिस वन। कॉस लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो फेजर डायग्राम बनाने में आपको पता है हम कॉस को फटाफट बना सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये कैपिटल लिखना चाहिए, बी एम, आगे बोलो बेटा, कॉस। कुछ फेज लोगे तो बड़ा मजा आता है, माइनस लो मत, ऐसे लो। तो अब आप डिराइव कर सकते हो। अब देखो, एक बार जो आपका रिजल्ट आएगा ना, अभी नहीं डिराइव करना है, अभी प्लीज नहीं डिराइव करना है। इसको देखो, ये वही सिग्मा, अब मैं सिग्मा लिखूंगा, और ये जे ओमेगा। सर इस प्लेन का नाम क्या है? एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड ऑन कर लिया। ये एक्स वाई प्लेन नहीं है, ये हमारा एस प्लेन है। एस प्लेन, दुनिया में ढूंढने मत लग जाना एस प्लेन कहाँ है करके, इमेजिनरी प्लेन, जस्ट पेन पेपर वाला प्लेन, पेन पेपर वाला प्लेन। अब अब देखो, ये बताओ वोल्टेज का फेज कितना है? वोल्टेज का फेज कितना है अजय? वोल्टेज का फेज थीटा। थीटा, तो ये थीटा है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे फेजर रिप्रेजेंटेशन में, तो आप आराम से गुड वे में ऐसे लिख सकते हो, वी एम एंगल थीटा। तो करंट का जो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा वेक्टर बना रहा हूँ सर, बड़ा क्यों बना रहे हो? डिपेंडेंट है यार, जिस पे बनाओगे वैसा बन जाएगा। ऐसे थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसे भी बड़ा बनाने से थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, बट आप जानते हो कि किस पे डिपेंडेंट है वो। ये किसका ग्राफ है? आई एम, एंगल, उसमें 90 डिग्री ऐड करो, थीटा। अब याद भी करा दूंगा मैं, देखना ध्यान से, क्योंकि आई कैन डू एनीथिंग। अब याद भी करा दूंगा मैं, ये 90 डिग्री है। कौन किससे आगे चल रहा है? करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ये देखो, कैपेसिटर का अल्फाबेट क्या होता है? कैपेसिटर मतलब, कैपेसिटर का वर्ड क्या होता है? कैपेसिटर। और करंट का वैल्यू क्या होता है? करंट, दोनों सी है क्या? दोनों का स्टार्टिंग अल्फाबेट बताओ। तो कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, बात खत्म। कैपेसिटर सी, करंट सी, दोनों में सी, तो कैपेसिटर में क्या आगे चलता है? तो इंडक्टर में क्या आगे चलेगा? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो याद रखना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ उसकी तरह, महाकाल क्लासेस की तरह नहीं बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट ट्रिक नहीं चाहिए। देखो पूरा कन्वेंशनल मेथड जानते हैं अपन। ये देखो, सिविल ब्रांच होता है, सिविलियंस भी होता है, CIVIL, ये भी अपन जानते हैं। सी का मतलब कैपेसिटर, एल का मतलब, एल का मतलब इंडक्टर। अब आप इधर से इधर जाओ, कैपेसिटर में पहले आई मिला फिर वोल्टेज मिला, हाँ या ना? पहले कैपेसिटर मिला, तो कैपेसिटर में पहले करंट मिला बाद में वोल्टेज मिला, मतलब करंट आगे चलेगा वोल्टेज से। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अभी पहले करंट मिला, अच्छा यहाँ पे पहले वोल्टेज मिला, फिर करंट मिला, फिर क्या मिला? एल मिला। तो इंडक्टर में आगे क्या चलेगा? वोल्टेज, फिर करंट, बात खत्म। लेकिन मैं ऐसा ठीक कभी बताता नहीं, अरे इतना चीज नहीं याद कर पाओगे, डेरिवेटिव और फेज और एंगल। तो ये भी, दिस इज व्हाट क्रिएटिव, अभी बहुत जगह पे कॉपी हो गया, बहुत लोग कॉपी मारने लगे, तो मैंने बोला एक और चीज ऐड कर लेते हैं, तो बोला एक और चीज ऐड कर लेते हैं, फिर 2 साल बाद और ऐड कर लेंगे, उन लोग वहीं रह जाएंगे, आप भी वहीं रह जाओगे। कल के डेट में फ्यूचर में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने की कोशिश मत करना, वरना ना जिस दिन मेरा प्रेजेंट नोट्स मिला ना, हालत खराब हो जाएगी आपकी। नोट कर लो अभी क्विकली। तो अभी हमारा एसी एनालिसिस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अंकित दास क्या बोल रहा है पता है? पढ़ूं मैं? दिल्ली आऊंगा आपसे मिलने के लिए PhD के बाद, आपका ऑटोग्राफ लेने, फेम करा रखूंगा आपको, सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी हो हमारे। ओके थैंक यू बेटा, इट्स ऑल अबाउट योर लव, राइट? अगर आप इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे तो मैं अपडेट करना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट को पाने के लिए मैं जी जान लगा देता हूँ। और दूसरा आप जानते हो दूसरा रीजन क्या है? मेरे फादर मेरे को फोन करते हर हफ्ते, इसलिए पढ़ रहे? हाँ ठीक, पढ़ रहे नहीं, पढ़ाई कर। इतना देखो, कितने कम टाइम पे हम इतना अम्यूजमेंट करते करते, देख लो कितना सारा चीज पढ़ चुके हैं आज की क्लासेस में, जस्ट हैव अ रिकॉल काइंड ऑफ थिंग। देखो दिखा, यस सर। कॉपी में एक एक चीज लिखा है। सर बुक पढ़ना है? बुक नहीं पढ़ना है, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मैं, मत पढ़ो बुक। बुक पढ़ने का नीड नहीं है। कब पढ़ना है? इंटरव्यू के लिए। कौन सा इंटरव्यू? बार्क इंटरव्यू, तब पढ़ना पड़ेगा, बुक से जरूरत नहीं। बार्क का बस एक ऐसा इंटरव्यू है अभी एट प्रेजेंट जो मेरे से पढ़ाई हुई चीजों से ज्यादा पूछने लगा, बस बस बार्क को एनी हाउ डिफीट करना है। अगर आप UPSC भी दोगे तो वो तो नीचे लेवल है। ये देखो, ये मैं बात किया था, मुझे नहीं पता क्या बात किया था, आपको समझ में आया था? हाँ ठीक है, गुड, हम भूल चुके हैं इसको। What is exponential is nothing but 1 का पावर infinite, 1 का पावर infinite is an indeterminate form, to convert that indeterminate form we use exponential। ये सब एक एक क्वांटिटी का बता दिया था, फिर अगर रैशनलाइज करने की नीड नहीं है, कभी भी क्लास में रैशनलाइज नहीं करोगे, इसलिए जो NT वाला जो इस बार पेपर सेट किया था उसमें 2 ऑप्शन नहीं थे, वो MCQ के बदले MSQ में कन्वर्ट हो चुका था, और उनको खुद नहीं पता, बिकॉज अपडेट नहीं करते। ये देखो बता दिया, ये बेसिक बात किया था। फिर हाँ, ये तो नॉर्मल था गेम में, इन एनालिसिस ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड वॉल्ट, हो गया। अब जो आपका जो था ना बेटा, देखो ध्यान से एक बार, सर आप क्या पढ़ाने वाले हो अभी? आपका एक क्वेश्चन था इस टॉपिक से,
आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन था, अब उस क्वेश्चन को मैं डिराइव कर पाऊंगा। क्वेश्चन का नंबर था किसको याद है? 5 आंसर करेंगे जिसमें ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√L आया था, ये आया था उसका आंसर। अरे बताओ ना, अभी आया था ना क्वेश्चन, भूल गए क्या? हाँ क्या हुआ, सब लोग क्या म्यूट हो गए क्या? नो सर। ये आया था ना क्वेश्चन अभी, 3.5 मार्क्स में था, स्टूडेंट बोल रहे हैं, ठीक है? यस आप बताओ, जस्ट अजय ये बताओ, हाउ मच टाइम आई नीड टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन? सर। आपको चाहिए कितना? आपको तो बहुत कम चाहिए, 5 मिनट। 5 मिनट, 1.5 घंटे लगेगा डिराइव करने में, 1.5 आवर्स। तो डेप्थ देखो अभी, स्टार्ट करें? यस सर। टॉपिक लिखो, ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट एसी का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन, एसी एनालिसिस ऑफ सीरीज RLC, क्लियर था? यस सर। एसी एनालिसिस ऑफ सीरीज RLC। हम यहाँ पे कोई एक इनपुट दे रहे हैं, ये है हमारे पास B D, दिस इज R, then L, then C in series connection, and this is my suppose current, this is R, this is L, this is C, सही है इतना? यस सर। पहले आप ये बताओ, इम्पीडेंस हम निकालेंगे इस सर्किट का लैप्लास डोमेन में, तो R बराबर R, L बराबर LS, C बराबर 1/CS, ये आप जानते हो। और नेक्स्ट वन, अगर मैं S को J ओमेगा लिखने की बात करूंगा तो R बराबर R प्लस S को लिख दिया J ओमेगा L प्लस 1/J ओमेगा C, मानते हो इतना? देखो यस सर। S को बराबर J ओमेगा, ठीक है, उसमें J ओमेगा को आप लिख क्या सकते हो? 1/J को, 1/J को क्या लिख सकते हो? माइनस -J, ठीक है? हाँ, तो इसको आराम से ऐसा लिख सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, इसका अलग एनालिसिस, इसका अलग सबका अलग एनालिसिस कर चुका हूँ, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं आप कुछ भी कर सकता हूँ और आप डाउट नहीं राइज करोगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ा दिया। तो ये हो गया R प्लस J ओमेगा L माइनस J डिवाइड बाई ओमेगा C, क्लियर? तो Z ऑफ J ओमेगा को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा R प्लस J XL माइनस J XC। वो XC वहां से आएगा जहां से आपको कैपेसिटर का होमवर्क दिया हुआ है, तो हर चीज में डिराइव नहीं करूंगा, थोड़ा आपको खुद भी एफर्ट देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा। यू शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ। व्हाट इज XC का नाम? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, क्लियर इतना? सर। कैपेसिटर। हाँ हाँ हाँ, ओके, फीलिंग में हो गया था, फीलिंग पे। ठीक है सर। नेक्स्ट वन, ये देखो, ये है आपका, इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ सप्लाई वोल्टेज है, ये VS, ये कौन सा वोल्टेज है? VR। क्या चीज सेम होता है सीरीज में? करंट। करंट, गुड। और ये सही है? तो मैं दो बार डिराइव करूंगा और दो अलग अलग मेथड होगा, क्योंकि तीसरा डेरिवेशन पढ़ाऊंगा तो आप चेयर से खड़े हो जाओगे, नीड नहीं है उसका। दो टाइप से डेरिवेशन कराऊंगा इसी का। देखो ये बता दो बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैं क्या ऐसा करूं जिससे Z ऑफ J ओमेगा मिनिमम हो जाए? मैं ऐसा क्या करूं जिससे Z ऑफ J ओमेगा का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाए? सुनो ध्यान से, इमेजिनरी को गायब कर दो। Z ऑफ J ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? लेके आने के लिए इमेजिनरी को गायब करना पड़ेगा, ये एक चीज। अब देखो, करंट और इस वोल्टेज में फेज कितना है? इसके करंट और इसके वोल्टेज में फेज कितना है? कि वोल्टेज आगे जाता है, 90 डिग्री वोल्टेज आगे जाता है। कैपेसिटर में करंट आगे जाता है। तो अगर हम KVL की बात करें, अगर हम KVL की बात करें और करंट हमारा सेम होगा दोस्तों, तो इन दैट केस द वोल्टेज इज गिवन बाय सोर्स वोल्टेज VS इक्वल टू VR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसीलिए क्या लिखा है? प्लस आयोटा, प्लस आयोटा का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आगे चल रहा है। अब बोलोगे सर कैसे? आपको तो करंट नहीं है। अरे VR का एंगल कितना है? सेम एज करंट। हाँ, तो 0 डिग्री, गुड। तो प्लस 90 हो गया इसमें। लेकिन कैपेसिटर में मेरे को माइनस 90 चाहिए, और आज ही बताया था माइनस 90 के लिए क्या होगा दोस्तों? आप सोचो, ये एक लाइन लिखने के लिए 1.5 घंटे का डेरिवेशन कर रहे थे हम, नहीं समझ में आया? हाँ, सो व्हाट इज VS का मैग्नीट्यूड? व्हाट इज VS का मैग्नीट्यूड? VR स्क्वायर ये माइनस VC तक पहुंच गया। सही है ना? नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट केस 1। नहीं, केस 1 तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे करता हूँ, देखना एक और तरीका मेरे पास। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इसको लिखो, VS इज इक्वल टू VR को क्या लिख सकते हो? I इंटू R, वही थीटा, थीटा गायब है इसका, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो J। अरे VL क्या आएगा? अभी तो बताया था, I इंटू ओमेगा L। व्हाट इज ओमेगा L? XL। अरे J विल बी J, ये क्या आएगा? I इंटू, अभी तो बताया था 1 बाई ओमेगा C। व्हाट इज 1 बाई ओमेगा C?
reactance of the करंट को बाहर निकालो, करंट को बाहर निकालो। व्हाट इज वीएस बाई आई? दुनिया में जब भी वी बाई आई का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? इंपीडेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो दूसरे तरीके से डिराइव कर दिया, मानते हो कि नहीं? मान गए सर। जेएक्सी। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपीडेंस? उसको आप एक्सटी माइनस ऑफ एक्सएल भी लिख सकते हो, दोनों में फर्क नहीं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज सेम एज b माइनस a होल स्क्वायर। लिख लो जल्दी इतना, क्विकली लिखो इतना। लिख लिया? यस सर। आप सोचो बेटा, ये कैपिटल क्यों लिखते हैं वो बताया, कैपिटल आर क्यों लिखते हैं वो बताया, ये प्लस का मतलब भी आपको पता है, ये जे का मतलब क्या होता है वो भी बताया, और वो सर्कल यूनिटी सर्कल से स्टार्ट किया था मैंने। तो ये वही हो गया जैसे स्वामी विवेकानंद सर रेस्पेक्टेड शिकागो में जाके जीरो बनाए थे, और उसके बाद जो उनका लेक्चर है वो वर्ल्ड के बेस्ट लेक्चर डिलीवरी में शामिल हो गया था। क्लियर? सेम आपकी क्लासेस वैसे। सो अगर आइडियल बनाना है तो उनको बनाओ ना भगत सिंह सर को, शहीद आजम भगत सिंह, रेस्पेक्ट टू हिम, नॉट भगत सिंह ओनली। शहीदों के बादशाह है वो, कौन? भगत सिंह। ओके, अब मैंने बोला कि यार अपन बात करते हैं ना केस वन। पावर फैक्टर करके बोला था, मैंने बोला था बेटा ध्यान रखो, वेट करो। तो आप वेट किए होंगे तो पावर फैक्टर अब आने वाला है थोड़ा टाइम पे। सो अगर आपका VL बहुत ज्यादा बड़ा है किससे? VC से, तो वो नेग्लेक्ट हो गया क्या? तो ये हो गया VR। सर वो नेग्लेक्ट कर दो यार, चलो नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर? अब आज की क्लासेस में ये बताओ, मेरा रेफरेंस क्या है? सीरीज RLC सर्किट में रेफरेंस क्या होता है? करंट। यस सर। अब आप बोलोगे सर करंट क्यों रेफरेंस ले रहे हो? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा भाई खड़ा है सेकंड फ्लोर पे, और मेरे पापा खड़े हैं फोर्थ फ्लोर पे, तो क्या हाइट मेजर करोगे क्या आप? नहीं, सबको सेम रेफरेंस में लेके आओ, सबको यहीं पे लेके आओ, और सबको बोलो स्ट्रेट खड़े रहो। तो रेफरेंस क्या हुआ? रेफरेंस ऐसी चीज को लेते हैं जो सबके लिए सामान्य हो, समान हो, सबके लिए समान हो। तो सबके लिए समान क्या है सीरीज RLC में? करंट, क्योंकि सबके पास समान करंट है, तो करंट को सेम लिया। तो करंट जब सेम लिया तो करंट का फेज तो लिया नहीं था, तो करंट का फेज कितना था? IM एंगल 0। ठीक है, ये VR क्या है सर? आपने को नहीं पता? अरे VR इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस किसका? रेजिस्टेंस। तो सर बड़ा वेक्टर बनाओ कि छोटा वेक्टर? वो तो तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने बोला बेटा छोटा वेक्टर बना ले, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा बन चुका है। तो छोटा वेक्टर क्या है? ये छोटा वाला वेक्टर क्या है यार? बोलो सर। इतना एनर्जेटिक कैसे हो गए? क्योंकि मुझे पता है जो मैं डील कर रहा हूँ ना, वो इंडिया का कोई भी टॉप मोस्ट बंदा भी डील नहीं कर पाएगा, और अगर डील कर लिया ना तो मेरे इतना सिंपल नहीं बना पाएगा। कैसे? जैसे वो खान से पढ़ाते ना पटना में, तो वो बंदा क्यों फेमस है? क्योंकि उनकी जो भाषा है वो आम स्टूडेंट की भाषा से बड़ी मैच करती है, तो सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल उसके, वाह 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 कितनी आसान भाषा में बता रहा है बंदा। तो सेम टीचिंग इज एन आर्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट। हो गया? तो ये कितना है? ये कितना है? अरे बताओ ना कितना ये? सर ये तो है ऐसा सर, वी नो कितना डिग्री, जितना करंट का फेज होगा उतना ही तो किसका फेज होगा। तो हमने पहले से फेज नहीं माना। ठीक है, ए VL का फेज कितना होता है मेरे को बताओ। इस VL को क्या करूं? इस VL का फेज कितना है? 90 डिग्री। VL में जो करंट था वो यही है क्या? हाँ। तो VL में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है क्या? यस सर। तो 90 डिग्री आगे का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। बोलो यस। यस। हाँ, तो परपेंडिकुलर लाइन सर 90 डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री ऊपर जाएगा। सर कितना बढ़ाना है? अरे वो तो VL का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है उससे? यस। हाँ, तो अब ये हो गया। अब वेक्टर एडिशन, नहीं वेक्टर नहीं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करो, ऐड हुआ? अरे ऐड हुआ क्या? ये व्हाइट लाइन और ये येलो लाइन लगभग ओवरलैप कर रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर क्यों बनाया उसको? दिखाने के लिए। अब ये व्हाइट वाली लाइन है वो VR एंगल थीटा है, और ये वाली लाइन क्या है? ब्लू वाली VL कितना आगे चल रहा है वो? तो VL लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे बना दिया। और ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? बराबर मैग्नीट्यूड बताओ, चलो जल्दी क्विक। VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो व्हाट इज cos थीटा? अच्छा तुम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते ना, मैं तो भूल गया था। व्हाट इज cos थीटा? सर नहीं पता। लंब बटे कर्ण बटे लंब पता नहीं। हाँ, तो बेस बाय हाइपोटेनस याद करो। व्हाट इज cos थीटा? अरे व्हाट इज cos थीटा? व्हाट इज cos थीटा? बेस बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस? VR एंगल 0। उसको छोड़ो, मैग्नीट्यूड उधर VS। व्हाट इज VR? IM। व्हाट इज VS? ध्यान से देखो, I into Z था, नहीं आया? इधर देखना। व्हाट इज VS? I into Z। तो बी क्रिएटिव। सर करंट को तो कैंसिल होना ही था, पता है? इसको मैं अगर आप परमिशन दोगे तो दूसरा लैंग्वेज यूज करूंगा। हां सर। गंगा जल मूवी देखा? हां सर। ई तो साला होना ही था। ई तो साला होना ही था। मैंने पहले ही बोला था, देखो पहले बोल दिया था आपको कि मैं वाला वर्ड यूज करूंगा जो गंगा जल मूवी में यूज किया था। तो ठीक है, तो आपको हंसाने के लिए, टू मेक यू स्माइल, बिकॉज़ स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रेशर होता है। तो अच्छा टीचर वो जो कट जाए जिंदगी हंसते हंसते। क्या डालोगे? जो भी डालोगे लिखो यार जल्दी। अरे यार अंकित क्या बोल रहा है पता है? सर आप मेरी गर्लफ्रेंड से भी अच्छा पढ़ाते हो।
सोच रहा हूँ उसे ब्रेकअप कर लूँ और आपसे पैसा पैचअप कर लूँ, क्योंकि बोल दूंगा कि गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यार दोगे तो मजा आ गया क्लास में। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना, आप इसकी उसकी सबकी भूल जाओगे, बोला था मैंने आपको। ठीक है, मैं रियल लाइफ में इससे ज्यादा इंस्पिरेशन देता हूँ बेटा, रियल लाइफ, ये तो क्लास की लाइफ है। ठीक है, मेरे फादर ने अभी क्या बोला था पता है रिसेंटली, कि मेरे को अपने बेटे पे नाज है कि वो 10 घंटे की भी क्लासेस ले सकता है। वैसे मेरा एवरेज 7 घंटे के आसपास बनता था। 7 डेज स्टैंडिंग विद फुल एनर्जेटिक, बनाना ऑन हैंड्स, एप्पल, ये तो जूस, शेक, ड्राई फ्रूट जानते हो आप। ठीक है, तो माय फादर इज सेइंग लाइक कि हम अपने बेटे पे प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने आता बोलते हैं गधा है तू। दिस इज इंडियन पेरेंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज cos थीटा? इसी का नाम है क्या? पावर फैक्टर। अरे बोलो ना, इसी का नाम क्या है? अब बहुत लोग सोचेंगे सर पावर का मतलब, अरे यार नाम है बस खत्म कर, नाम है बस खत्म कर। अगर मैं एक गुड इंजीनियर हूं और मैं अपने घर के पावर फैक्टर को 1 कर दूं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आएगा। सर कैसे? बस इतना याद रख लो, ज्यादा ज्ञान कहीं नहीं है। अगर मैं एक गुड अच्छा बंदा हूं और मैं अपने घर के पावर फैक्टर को यूनिटी कर दिया ना, तो मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा पूरी जिंदगी? 0। हाँ, तो उसके लिए आर और जेड क्या होना चाहिए? बराबर। और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि आपके घर में आयरन है, क्योंकि आपके घर में एसी है। तो जो कॉइल वाली है ना, कॉइल वाली चीज है, कॉइल, जैसे आपके घर में वो ब्लोअर या हीटर होगा अभी ठंड के टाइम में, तो वो इंडक्टिव लोड है। सुनते रहना, रिपीट नहीं करूंगा, मैं बता दिया। आपके घर में ज्यादातर लोड इंडक्टिव है। इंडक्टिव आयरन, वो भी इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड नहीं है बेटा। कैपेसिटिव लोड बहुत ही रेयर मिलता है। कैपेसिटिव लोड आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, ये कैपेसिटिव लोड है। इंडक्टिव लोड बहुत ज्यादा पावर लेता है। ट्रांसफार्मर एक इंडक्टिव कंपोनेंट है। ट्रांसफार्मर, तभी ट्रांसफार्मर देखो ज्यादा आवाज भी जो जनरेट करेगा। कैपेसिटिव लोड आवाज भी, जहां तक मुझे आइडिया है, आवाज भी कम जनरेट करता है और छोटा डिवाइस होता है, जैसे फोन, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, पंखा। पंखा इंडक्टिव लोड है, वो कॉइल ऐसे कॉपर का ऐसा होता है। लेकिन याद रखना वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को जितने दूर तक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेट कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली जो ओपैम्प पढ़ने वाले हैं या बीजेटी जो पढ़ने वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का पार्ट है, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये पावर फैक्टर होता है। तो cos थीटा इज रिफर्ड एज पावर फैक्टर। लिख लिया? अब ये बताओ, ये इंडक्टिव बिहेवियर शो कर रहा है क्या पूरा सर्किट? बोलो कैसे? सर वोल्टेज बहुत ज्यादा इंडक्टर का, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर्किट को? इंडक्टिव बिहेवियर। अजय मैं क्या कर रहा हूँ बताओ अभी बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से अजय, यहाँ से क्या स्टार्ट किया हूँ? इसका डेरिवेशन, ठीक है? कहाँ चला गया अजय? बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, ये इंडक्टिव बिहेवियर है। ये बताओ करंट कहाँ पे है इसका? यही है ना करंट? तो इसको रिजल्टेंट करंट बोलो। रिजल्टेंट वोल्टेज ये नहीं है, यही है रिजल्टेंट वोल्टेज। पीएस क्या है? रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर एडिशन के हिसाब से। कौन किससे आगे चल रहा है? वोल्टेज थीटा डिग्री आगे चल रहा है, किससे? करंट से। इसको बोलेंगे लैगिंग। बोलोगे सर कैसे? लैगिंग क्यों बोल दिया सर? लीडिंग बोला था। तुम्हारे लिए रेफरेंस क्या है? करंट। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उतना ही दिमाग लगाना जितना नीचे वाले भगवान ने दिया है मैंने। तो अगर मैं रेफरेंस करंट को मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से करंट को आगे चलना चाहिए। तो वैसे सोचो जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर इधर उधर सोचा तो फिर सोचो, क्योंकि सोच में ही पता नहीं क्या भूल गया। इधर देखो सर, सीरीज आरएलसी में करंट रेफरेंस होता है, तो करंट को आगे चलना चाहिए, बट यहाँ तो वोल्टेज आगे चल रहा है। अगर करंट आगे चलेगा सीरीज आरएलसी में, तो बोल के लीडिंग, यहाँ क्या आगे चल रहा है? तो क्या बोलोगे? तो आप हमेशा ये याद रखो कि इंडक्टिव बिहेवियर की वजह से लैगिंग बिहेवियर आता है। इंडक्टिव बिहेवियर की वजह से लैगिंग आएगा। तो क्या बोलोगे? टोटल नाम क्या आ जाएगा पता है इसका? टोटल नाम देखो, तो जो टोटल नाम है वो ये है, लैगिंग पावर फैक्टर। एंड ध्यान से सुनो, क्लासेस में, इस क्लासेस में 5-10 बच्चे ऐसे होंगे या 20 बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे पढ़ तो लिए, अब मैं क्लास 12 को पढ़ाऊंगा यही चीज। सुन, मत पढ़ाना, पहले खुद नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ले। बार बार कह रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद जो आज पढ़ाया हूँ ना, इसको क्या करोगे पता है? अगर आपका भाई बहन या कजिन ब्रदर या आसपास पड़ोस में कोई 12th क्लास का बच्चा होगा, 11th का बच्चा होगा, और वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो आप जाओगे और उसको इंप्रेस करने की कोशिश करोगे। मत करना, मत करना, बिल्कुल भी मत करना। वजह क्या है? वजह ये है कि तुम किसी और से आज पढ़े हो और वहां जाके ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, दूसरा, ज्ञान उस 12th क्लास के बच्चे को तब दिखाना जब तुम्हारा खुद का नेट जेआरएफ हो जाए, खुद का गेट क्वालिफाई हो जाए। किसी और को पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्ञान तब देना जब उसके लायक बन जाओ। देखो वो 5-10 बच्चों को रिप्लाई कर रहा हूं मैं कि किसी को मत पढ़ाओ बेटा, ना लिमिट पढ़ाओ ना फंक्शन, कोई नीड नहीं है। पहले खुद नेट जेआरएफ क्वालिफाई करो, नहीं तो फिर वही बच्चा जिसको तुम पढ़ाने जा रहे हो ना, कल गेट में पूछेगा ना क्या हुआ भैया आपका रिजल्ट, फिर क्या बोलोगे? अरे यार वो कोविड था इसलिए। अरे ऑनलाइन क्लास था यार। अच्छा हुआ नहीं तो ये बोल रहा है? देखो अभी किसी को नहीं पढ़ाना है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद किसी को पढ़ाना है। सर सॉरी मैंने थोड़ा गया था आपको बात। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वी आर क्यों पीछे रहता है लैग में? मेरे लिए रेफरेंस करंट है और रिजल्टेंट वोल्टेज ये है। रेफरेंस क्या है सीरीज आरएलसी में? करंट, और वोल्टेज ये आ गया।
तो वोल्टेज थीटा डिग्री आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टर में हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं। पूरी दुनिया में जितने लोग एंगल मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ये बता दिया। अब ये बार बार मत पूछना कि इंडक्टिव बिहेवियर की वजह से लैगिंग कैसे आता है। बता दिया मैंने। रेफरेंस करंट है, करंट यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ पे, वोल्टेज थीटा डिग्री आगे चल रहा है। क्लियर? यस सर। हो गया अभी, नो डाउट्स। बता दिया मैंने सब कुछ। चलो केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 पे कैपेसिटिव वोल्टेज काफी ज्यादा डोमिनेंट एज कंपेयर्ड टू दिस वन। तो व्हाट इज वीएस नाउ? वीआर माइनस जे डीसी। बाय वॉइस। ठीक है, आपके लिए रेफरेंस क्या है पहले बताओ बेटा। आपके लिए रेफरेंस क्या है? करंट। लेट सपोज करंट में पहले से कोई फेज नहीं है। लेट सपोज करंट में पहले से कोई फेज नहीं है, तो ये है वो आई एम एंगल 0 डिग्री लिख सकता हूं। नहीं तो फिर ऐसे करके बनाता, येलो लाइन को ऐसे एंगल बना देता तो थीटा डिग्री हो जाता। अच्छा, जो करंट का फेज है क्या वही वीआर का फेज है? यस सर। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस में फेज कितना होता है? सेम फेज, डिफरेंस इज 0। तो इसका नाम हो गया वी आर फेज विल बी सेम एज द करंट का फेज। ये है माइनस जे। व्हाट इज माइनस जे का फेज? माइनस माइनस 90 डिग्री। तो नीचे चला गया मैं। सर कितना बनाऊं? वो आपकी इच्छा है, उसके हिसाब से वो आपकी इच्छा है। गुड। एंड नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन सर हम दोनों को ऐड कर लेंगे। यस, ये क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर, नहीं सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी। हाँ गुड। ये है VC, ये है VS, ये क्या है? थीटा। सो व्हाट इज VS? फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताओ। रूट ओवर है। यस सर। अब ये बताओ पढ़ क्या रहे हम? सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में रेफरेंस को क्या होना चाहिए? करंट। यस सर। तो मेरी क्या फीलिंग है? जो रेफरेंस भाई जिसको रेफरेंस बना रहे हो उसको आगे चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सोचो तो करंट मेरा रेफरेंस है, तो रेफरेंस करंट ये है, ये मेरा रेफरेंस करंट है। और रेफरेंस वोल्टेज, अच्छा अरे रेफरेंस करंट और यही रिजल्टेंट करंट भी है क्या? पूरे सर्किट में यही तो करंट फ्लो है। यस तो सर। ये रिजल्टेंट भी है। पूरे सर्किट में जो करंट है वो यही है, तो ये रिजल्टेंट करंट भी है। व्हाट इज रिजल्टेंट वोल्टेज? यही है। कौन किससे आगे? करंट वोल्टेज से आगे। और हम क्या चाहते हैं? किसको आगे देना चाहते हैं? अरे करंट को ही आगे देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज RLC में रेफरेंस वही होता है। तो ये जो सर्किट है कैसा है? लीडिंग। ये बताओ सर्किट लीडिंग कब होगा? जब आपके पास कैपेसिटिव नेचर हो। सर्किट लीडिंग तब होगा जब आपके पास कैपेसिटिव नेचर हो। चलो हम बात करते हैं cos थीटा। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस मतलब VR बाय PS। तो व्हाट इज VR? I into R। व्हाट इज VZ? अभी बताया था, करंट इज सेम। तो व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा का नाम क्या होता है? पावर फैक्टर। अब ये बताओ यहाँ का पावर फैक्टर क्या है? लीडिंग की लैगिंग। पावर फैक्टर का दूसरा नाम निकालने की कोशिश मत करना ना। ये फैक्टर है, ये पावर है, कुछ नहीं बता दे रहा हूँ। ये रियल लाइफ का पावर फैक्टर है। तो जब कैपेसिटी बिहेवियर होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग। क्योंकि करंट आगे चल रहा है। करंट आगे चलने का मतलब लीडिंग, करंट पीछे चलने का मतलब लैगिंग। मनीष ये लेक्चर एक और बार होना चाहिए, ये कोई इशू नहीं है बेटा, ये तो बार बार होगा। और द टाइम पता भी नहीं चला। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट मैं करा देता हूँ। लास्ट केस क्या होगा? दोनों बराबर हो जाए। अगर VL और VC का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड क्या, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड लगाना चाहते हो तो लगा लो, मैग्नीट्यूड अगर लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो, तो मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ, डायरेक्टली कर दूँ VR के बराबर। यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ से बता रहा हूँ, अगर VL VC के बराबर है तो हम जानते हैं आराम से कि VL I इंटू ओमेगा L के बराबर है और ये I इंटू 1/ωc के बराबर है। कुछ कैंसिल आउट हुआ तो व्हाट इज ओमेगा नॉट? ये जो फ्रीक्वेंसी है ये LC नहीं दे रहा है। ध्यान से देखो, लोग कितना गलत पढ़ाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है पता है? LC नहीं दे रहा है। हमारे पास जो इनपुट था ना, हमारे पास ये जो इनपुट था ये था बेटा, ध्यान से देखो, ये VS लिख दिया था, हालांकि वो ये था VM cos ऑफ ओमेगा t ओनली। ठीक है, इनपुट सोर्स वोल्टेज। अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो कैसे दिखा था, यही है वो VT। तो VT इज इक्वल टू cos ले लेगा, साइन ले लो, तो ये VM cos ओमेगा t विदाउट एनी फेज शिफ्ट लेता हूँ। अब क्या है ना, ओमेगा को 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, 20 रेडियन, 50 रेडियन। एक टाइम के बाद होगा क्या पता है? जब आप ओमेगा को बदलते जा रहे हो तो ये VL और VC क्या हो जाएगा? सेम। तो बोलोगे सर कैसे? अरे VL इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा इंटू L, VC इज इक्वल टू I इंटू 1/ωc। ओमेगा इज चेंजिंग तो दोनों की पॉसिबिलिटी कभी ना कभी तो बराबर होने की होगी ना, यस क्योंकि चेंज हो रहे हैं।
तो ये लोग क्या बोलते हैं पता है, ये एलसी जनरेट हुआ। अरे भाई मेरी बात पहले सुन ले, जितने टीचर्स पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं ना, सब के सब टीचर गलत पढ़ाते हैं। सब टीचर कोई भी हो, आई डोंट केयर एट ऑल। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सर्किट में ये हो रहा है कि सर एल सी जो सर्किट है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? एल सी टैंक सर्किट सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है? 1/LC। नेचुरल सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन समझ में नहीं आया, बताता हूँ मैं। जब घर के सामने किसी की बैंड बाजा बारात जाती है तो घर में ना जो दीवार है ना, वो छोड़ो, कांच ग्लास वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है। इसका मतलब उस जो बैंड बाजा जो बारात जो बगल से जा रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इस ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी मैचिंग वाली कंडीशन आ गई। मतलब आपने उस ग्लास का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट कर लिया। सेम क्वार्ट्ज QUARTZ घड़ी मतलब क्वार्ट्ज कंपनी का, टॉर्मलिन, रॉचल सॉल्ट, जितने भी क्रिस्टल होते हैं इस दुनिया में, सबकी एक खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है। सब जितने भी क्रिस्टल होते हैं, जिसमें से एक SiO2 का क्रिस्टलाइन फॉर्म को बोलते हैं। SiO2 के क्रिस्टल फॉर्म को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है। तो क्वार्ट्ज सारे के सारे वॉचेस में, जितना भी आप एनालॉग या डिजिटल वॉच यूज करते हो, सब जगह पे वही यूज होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को भी यूज कर सकते हैं। और उससे ज्यादा जो प्रोसेसर आप यूज करते हो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो वो है पियर्स। पियर्स साबुन जैसा ही प्रोनाउंसिएशन उसका, पियर्स साबुन की तरह। तो पियर्स ऑसिलेटर। तो सीमॉस मतलब मॉसफेट प्लस क्रिस्टल, इन बिटवीन दैट वन। वो क्रिस्टल इतना थिन होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप खुली आंखों से देख नहीं पाओगे। तो उसको हम फोन के क्वालकॉम प्रोसेसर में यूज करते हैं। तो वही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको बोलते हैं सर मेरे जो फोन की फ्रीक्वेंसी, फोन 6 मेगाहर्ट्ज पहुंच सकते हैं, 6 गीगाहर्ट्ज पहुंच सकते हैं। तो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए ये नहीं चाहिए, ये मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकती है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा हार्टले और कॉलपेट सिलेबस में। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। अब हो क्या रहा है, अगर इमेजिन करो बैंड बाजा धीरे धीरे बज रहा है, तो आपका ग्लास वाइब्रेट नहीं होगा, फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ फिर बढ़ाओ, एक टाइम के बाद ग्लास वाइब्रेट होगा। तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करके, तो वैसे ही मैं इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, इस ओमेगा को बढ़ाऊंगा 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 और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। तो बढ़ाते बढ़ाते वो किसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा? एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। और लोग क्या बोलते हैं पता, ये एलसी का फ्रीक्वेंसी, अरे भाई ये फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ते 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 किसी ना किसी पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एक एलसी ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के साथ कोइंसाइड करेगा। तब जाके आप बोलोगे रेजोनेंस इज अचीव्ड, तब जाके आप बोलोगे रेजोनेंस इज अचीव्ड। अब याद रख लेना, ये रेजोनेंस बेंजीन रिंग की वजह से आया था, क्योंकि उसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। केमिस्ट्री का भी आइडिया है, मेरे को बता दिया हूं मैं, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस ऑफ द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे जो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे, उसमें जो रेजोनेंस होता है, तो केमिस्ट्री के रेजोनेंस को उठा के फिजिक्स के रेजोनेंस में घुसाया था, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में आपका वी आर किसके बराबर है, सॉरी वी एस किसके बराबर है? वी आर के बराबर है। अब सुनो ध्यान से, मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे नॉलेज जहाँ के रुकती है ना, जहाँ पे नॉलेज का फुल स्टॉप होता है, वहीं से मेरा नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, हो जाएगा, कोई वरी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर रिजल्टेंट मेरे पास करंट है, तो आई एम एंगल 0 डिग्री लिखा। अच्छा, तो वी आर क्या होगा? वी आर का भी तो एंगल सेम होता है, बताया था मैंने। तो वी आर को मैं ऐसे बना रहा हूँ। इस येलो कलर वाले का नाम क्या है? वी आर। और उसका भी फेस कितना है? क्योंकि करंट और वोल्टेज, करंट टू द रजिस्टर आई एम एंगल थीटा, और वही वोल्टेज टू द रजिस्टर, दोनों का फेस सेम है। और यही वी आर किसके बराबर है? बीएस। तो इसमें जो थीटा बन रहा है, दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। व्हाट इज cos 0? 1। cos 0 डिग्री क्या इसको बोलोगे? 1 पावर फैक्टर बोलोगे कि यूनिटी पावर फैक्टर बोलोगे? यूपीएफ। व्हाट इज दिस? यूनिटी पावर फैक्टर। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं लिख दिया हूं बस, ठीक है। यूपीएफ। सर ये तो यूपीएस टाइप लग रहा है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अरे जितना बोलता हूं उतना ही दिमाग लगा। अरे सॉरी, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। अब ध्यान से सुनो सर, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या होता है कि पावर फैक्टर कितना हो जाए? 1। जब भी पावर फैक्टर 1 होगा, इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या जनरेट होगा? रेजोनेंस। सर रेजोनेंस क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगा। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। सर इतने बार क्यों बोल रहे हो? इमेजिनरी पार्ट इज 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है? नहीं है इमेजिनरी पार्ट, देखो ना यहाँ पे पीएल को बीसी के बराबर पुट करोगे तो इमेजिनरी पार्ट खत्म। तो सर कौन सा इमेजिनरी पार्ट? करंट का इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। करंट का इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0। वोल्टेज का इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? 0। इंपीडेंस का इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? Z का इमेजिनरी पार्ट IMA। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? ये भी 0। सर कैसे? अच्छा देखो, VL VC के बराबर है,
तो XL XC के बराबर है। यस सर। अभी भी नहीं समझ में आएगा, देखो यहाँ पे सर ये ओमेगा L क्या होता है, XL 1/ओमेगा C क्या होता है। अगर XL और XC बराबर है तो Z कितना आएगा, नहीं आ रहेगा बेटा। देखो अगर XL XC सर देखो ना यहाँ पे अगर VL VC के बराबर है, ध्यान से देखो VL VC के बराबर तो व्हाट इज VS √VR स्क्वायर, तो VR सर XL XC के बराबर, हाँ तो फिर Z बराबर R। अभी सुन रहा हूँ, ये जल्दी नोट करो। मजा आया वो क्लास में आज बहुत ज्यादा, इससे बेटर क्लास पॉसिबल नहीं था। आस्था जैन बेटा रेजोनेंस पढ़ाया नहीं फिर भी बोल दिया सर आज एक्चुअल में रेजोनेंस पढ़ के बड़ा मजा आया। रेजोनेंस पढ़ाया ही नहीं हूं मैं अभी, बट अगर आप सोच रहे हो कि सर ये भी रेजोनेंस है तो ये अच्छी बात है। आस्था जैन इट्स गुड राइट दैट यू हैव कैरेक्टराइज्ड। हर क्लास म्यूट ही चलेगी क्योंकि मुझे पता चल गया म्यूट में ही मजा है, म्यूट में ही। कुछ लोग बोलते हैं आवाज नहीं आ रही है, कैसे आवाज नहीं आ रही भाई, बाकी लोग तो कैसे सुन रहे थे। आ रही है तो ना रेजोनेंस में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। Z किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस। एट रेजोनेंस। सर रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कल पढ़ाऊंगा। एट रेजोनेंस Z is minimum and what is the minimum value of Z, R. At resonance what is omega naught, at resonance what is supply voltage का बराबर। so imaginary part, imaginary of voltage is 0, imaginary of करंट भी 0 होगा। सर अभी तो प्रूफ नहीं किया, अरे जरूरत नहीं है उसको। अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो तो इमेजिनरी पार्ट को क्या पुट करोगे, Z का हो चाहे I का हो चाहे V का हो, 0। व्हाट इज cos थीटा, यूनिटी पावर फैक्टर एट। और ध्यान से सुनो, अगर Z मिनिमम है, ध्यान से देखो अगर Z मिनिमम है इसका मतलब करंट क्या होगा, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्लासेस में ये जानते हो व्हाट इज दिस, छतरी का छा नहीं बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज दिस जीटा, व्हाट इज जीटा, अल्फा बाई ओमेगा नॉट। अल्फा बाई ओमेगा नॉट है ना। वो विंडो के एग्जांपल से आस्था जैन को रेजोनेंस क्लियर हुआ, परफेक्ट एग्जांपल है। आपको पता है हमारे घर पे जो सरिया मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो रॉड यूज करते हैं जो स्पेशली वो स्टील का बना होता है, तो जब भी बहुत जोर जोर से आवाज आती है ना, तो वो स्टील का रॉड अंदर वाइब्रेट करता है, वो है रेजोनेंस अचीव्ड। इससे अच्छी क्लास में कभी नहीं ले पाऊंगी। गुड, थैंक यू बेटा, नहीं ले पाऊंगा। तो व्हाट इज दिस छतरी का छा, जीटा, एंड व्हाट इज दिस क्वालिटी फैक्टर। कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने अभी सीरियस में, और ये मत सोचना कि डेरिवेशन हो गया करके, क्योंकि ये डेरिवेशन सब लोग कर सकते हैं। तो जो सब लोग कर सकते हैं वो गुलशन सर नहीं करेंगे, जो मैं करूंगा वो कोई नहीं करेगा। तो याद रखना अभी आपके डेरिवेशन का सिर्फ 30% डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है सीरीज आरएलसी में, तो इसका जो रिमेनिंग 70% है वो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ा दिया। एक एक चीज को पढ़ के आना। आज की क्लासेस इज सपोज्ड टू बी वेरी बेसिक। सुन लो पूरे बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग सुन लो। एंगल आज के बाद से कभी नहीं निकलवाऊंगा मैं, खुद निकालना है एंगल, ठीक है। फिल्टर हमारा इसी से कंप्लीट होगा, नेक्स्ट हमारा फिल्टर भी इसी से कंप्लीट होगा। और क्या बोलना चाहिए, बहुत लोग जा रहे हैं क्या, आई डोंट केयर एट ऑल, क्या जाओगे आपका प्रॉब्लम होगा। हाँ वेरी गुड, ये अंकित दास सही बोल रहा है कि अगर अर्थक्वेक की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर बिल्डिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो बिल्डिंग कोलैप्स होगा। परफेक्ट, क्लियर ना। यस सर। बहुत लोग चले गए क्या, जस्ट बताओ तो बेटा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं क्या, हैं क्या कुछ लोग, जाने दो, जाने वालों को कोई रोका है। जिसे जाना है तो वो अब देखो अपुन क्या करता है, क्या बोला जल्दी बताओ। अब देखो अपुन क्या करता है, सी 2 into जितने लोग गए उनको बोलो आराम से जाओ और प्रेम रतन धन पायो। देखो क्या करोगे और तुम लोग लाइफ में, +10 इंटीग्रेशन VDT। वाओ इंटरेस्टिंग, इज इट द डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, यस, बट ये नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हालत खराब हो जाएगी आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, यस और नो। अब देख लो, दिस इज व्हाट आई कैन डू, अरे सॉरी फोन नहीं दिखा रहा था, दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई कैन डू, जस्ट कीप ट्राइंग। इसके बाद न्यूमेरिकल ऑफ होगा। अभी देखो अपना, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके। कौन से एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में। अभी हमारा नेटवर्क थ्योरी का टेस्ट होगा, क्लियर, खत्म होने वाला, बस ज्यादा नहीं है। एसीएनएसएस के बाद टेस्ट होगा आपका। सो मतलब मैं कुछ भी करूं क्या, मैं कुछ भी करूं क्या, इसको देखो ये हो जाएगा, मैं कुछ भी कर रहा हूं, आई डोंट केयर एट ऑल। +5 प्लस, अरे डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होता है, एस। इंटीग्रेशन का लैप्लास क्या होगा, 1/s। देखो मैं कुछ भी कर रहा हूं, आई डोंट केयर अबाउट द स्टेप्स बीइंग फॉलोड बाय अलेक्जेंडर साडुकू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। इंग्लिश आई समझ में नहीं आई, I don't care at all about the steps which is being adopted by Alexander Saduku to solve this numerical. But what I am applying is nothing but my concept. अब
इस पूरे को ऐसे ही रहने दो, इसको ले लो V ऑफ S ले सकते हो, अरे वोल्टेज। हाँ सर। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे एक एरर कर दिया क्योंकि आप जानते हो इसको कैपिटल V से लिखना चाहिए, क्लियर? यस सर। क्या कर रहा हूँ मैं, अब आप जानते हो कि सर उसका लैप्लास मत लो, थोड़े देर के लिए बस उसका लैप्लास मत लो, थोड़े देर के लिए बस उसका लैप्लास मत लो, थोड़े देर के लिए उसका लैप्लास मत लो। सर क्यों ना लिखे हम, सर इधर लैप्लास ले लिया उधर लैप्लास नहीं लिया, अरे मेरे को फॉलो करोगे कि अलेक्जेंडर साडुकू को? हाँ सर। बस बात खत्म हो गया। फिर अब इसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने दो। वी नो दैट S इक्वल टू J ओमेगा। दुनिया में कभी भी साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी पता होगा हमेशा। सर कैसे, देखो दुनिया में कभी भी साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ोगे तो ओमेगा पता होगा, या क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, या हो सकता है आप निकाल भी लो। तो व्हाट इज S इज इक्वल टू, J ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा बराबर, मैं बोला मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं डायमेंशन एरर करके भी सॉल्व करूंगा, नोबडी कैन स्टॉप मी इन दिस वर्ल्ड। नाउ सी, उसको वैसे ही रहने दो सर, 50 cos 5t माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 J ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना है, तो ये क्या 10 ओमेगा हो रहा है क्या, मतलब 10 J हो रहा है क्या, Yes, sir. और 5 बराबर 5, यस सर। और ये S को अगर J ओमेगा रखोगे तो J 5 रखोगे तो 2/J आएगा, तो -2J। यस सर। और सुनो अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, एकदम ध्यान से देखते रहो, बता दिया हूं ये क्या है। सर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो यार, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। अगर सिंपलीफाई करोगे तो क्या लिखूंगा मैं, 5 + 8J। यस सर। 5 + 8J को R एंगल थीटा में, वेट करो, 5 + 8J को किसमें कन्वर्ट करना है, आपको पता ना मैंने उससे बैग मंगवाया था थोड़ी देर पहले, यस सर। ये लिखो ऑन। इस कैलकुलेटर ने मुझे गेट एग्जाम में 72 मार्क्स लेके आने के लिए बहुत मदद किया, इसके बगैर कुछ नहीं। तो मैंने बोला 5 + 8 आयोटा, ठीक है। अब सुनते रहिएगा, आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा फास्ट है, क्यों, क्योंकि वो मेरे से चलता है। मेरा कैलकुलेटर फास्ट क्यों है, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ये आ रहा है कैलकुलेटर में, 9.433 एंगल 58 डिग्री लगभग लिख देता हूं मैं, क्योंकि 57.99461679 आया, 58 डिग्री चलेगा, अरे बोलो ना आ जाए। Yes, sir. हाँ सर, अब क्या करें, इसको देखो ध्यान से, आप अपना मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिएगा और देखो मेरा मैथमेटिक्स कितना क्विकली आंसर लेके आता है। तो V ऑफ t 50 इसके रिजल्टेंट को इसी से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 9.433, ठीक है। और आपको बताया था एंगल जब ऊपर जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो -30 डिग्री -58 डिग्री, ये मेरा आंसर है। मजा आया, यस सर। क्यों पढ़ाया मैं, एसी एनालिसिस। आप समझ सकते हो एसी एनालिसिस के दम पे आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के दम पे आप एसी एनालिसिस को नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसी एनालिसिस के दम पे आप कॉम्प्लेक्स को सॉल्व कर दोगे, ये कैलकुलेटर से मैं आपका कॉम्प्लेक्स सारी यूनिटी कर देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी लेवल यार। तो मैं बोल रहा था कि मैथ्स में जो आप कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो उसे एसी एनालिसिस नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एसी एनालिसिस पढ़ते हैं, देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, पहले भी कर सकते थे इसको, समझ रहे हो। Yes, sir. लेकिन ये मत बोलना सर आपने डायमेंशन, सर इधर भी लैप्लास ले लो, गधा है क्या है, लैप्लास करेगा। मेरे को फॉलो करो, अलेक्जेंडर साडुकू भी कुछ टाइम के बाद मेरे को फॉलो करेगा, लेकिन उसको पता होगा तब तो ना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। एक बार मैं चेक करता हूँ कि आंसर क्या आ रहा था, ठीक है। कुछ लोग चले गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ बेटा, ये 50 डिवाइड बाय 9.433 कितना आ रहा है। 5.3005। अब देखो अलेक्जेंडर साडुकू का आंसर क्या दिया हुआ है, अलेक्जेंडर साडुकू का आंसर देखो। आपको उस बुक को नहीं फॉलो करना है, क्लास में बाद में बात करता हूँ। अलेक्जेंडर साडुकू का क्या दिया हुआ है आंसर, सी दैट आंसर इज गिवन टू मी एज 5.3 cos ऑफ 5t -88 डिग्री, ठीक है इतना। यस सर। और एक और चीज आप ऐसे भी कर सकते थे सर, कैसे कर सकते थे, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना सर। मैं अगर चाहता तो इसी को लिख देता 50 एंगल -30, क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो आपका आंसर ऐसा दिया था 50 एंगल -30 डिवाइड बाय नीचे कितना आया था, ये देखो नीचे 9.433 एंगल 58। इट्स अप टू यू। അതാരാന്നറിയോ പിണറായി സർക്കാർ 50 എന്നുവെച്ച് നിനക്ക് നേരത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് 10 പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 5 പോസ്റ്റിനെ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം എല്ലാ റിസർവേഷനും, അതായത് 10-ൽ 5 ആണ് മാക്സിമം, അതിൽ കൂടുതൽ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാൻ നിയമം सर गए, ഇപ്പോൾ അത് बोलो। മാറ്റാനുള്ള सर का नेटवर्क चला गया, सर गए बीच में। അതെന്തിനാണെന്നറിയോ, ഇനി 5-7 ആയാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം 3 വിളിച്ചെങ്കിൽ സീറ്റ് ആ സീറ്റിനകത്ത് ഉള്ള എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ലാതായി പോകും. എടുത്തിട്ട്
10 കിട്ടുന്നില്ല. ഞാനും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ 100% എനിക്ക് ഇവര് കോൺഗ്രസ് വേറെ ആരും വന്നാലും നീ ഒന്ന് SDP ഭരിച്ചാലും ഇവര് വേണ്ട. അത്രയ്ക്ക് ഇതാ ഒരു മര്യാദപ്പെട്ട സർക്കാർ. പിന്നെ എല്ലാ പെട്രോളുടെ അഴിമതി എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നതാണ്. ഈ അഴിമതി അത് ന്യായീകരിക്കാൻ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പട്ടികളുടെ കുട്ടിനെ കുറച്ചോണ്ടിരിക്കും ന്യായീകരണമാണ്. വേറെ ഒരു പണിയില്ല. ജീവിക്കാത്തന്നിരുന്ന് ന്യായീകരിക്കും. വെറുതെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക, എതിരാളികളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക, വോട്ട് ചോർക്കുക, ബൂത്ത് കയ്യേറുക, അഴിമതി നടത്തുക, ഇതെല്ലാം വേറെ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. CPM ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ ഇവന്മാര് പിൻവാദം ഞാൻ നടത്തുന്നതിനല്ലേ CPM അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ തസ്തികകളിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. പ്രധാനമായിട്ടും അതാണ്. CPM എൻ്റെ CPM പാർട്ടി എനിക്ക് തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ CPM പാർട്ടിയോട് കടപ്പിടിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനം വരും. ഉള്ളിൻ്റെ വരിക കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് നീ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഒരാൾ ജോലി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ പറഞ്ഞ് നീ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ പണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്വം വരും. അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ പറ്റും. അതിനൊക്കെ അത് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഇതിന് എല്ലാവരെയും സ്ഥിരപ്പെടും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും കേട്ടാലും എല്ലാം ഒരു വോട്ട് ചെയ്യും. അതറിയാം. എല്ലാം വായി നോക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെ അവസാനം ഇതിന്റെ കൊടിയും പാർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി സഖാക്കളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യും. ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്നത് ഈ CPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഈ അവന്മാരുടെ തലയിൽ കൂടെ ചാണകം വരി ഒഴിച്ചാലും അവന്മാർ വോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. വീട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അമ്മ രാവിലെ പോയി, അച്ഛനോടുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി നോക്കില്ല, അവർക്ക് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ്. ഇവർക്ക് അവർ അവശ്യ സർവീസ് ആക്കില്ല. അവശ്യ സർവീസിന് ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി കിടക്കും. കിറ്റിയോടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം. അവശ്യ സർവീസിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാതെ ഡ്യൂട്ടി. അതേസമയം സ്കൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും. കണ്ണൂരൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാര് ഭൂത്തം കയ്യേറുണ്ട്. പിന്നെ ഓഫീസറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ പറയും. അതാണ് ഇവന്മാർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ശരിയില്ല. ഈ പോക്ക് ശരിയല്ലേ. ഇതിന് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരാണ് തിരിച്ചടക്കുക. പിന്നെ എന്നിട്ട് അവർ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പുളകിത്തരായിക്കൊണ്ട് അവിടെ എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രസം പണ്ടൊരു അക്രമം നടന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അക്രമം നടന്നു. ആരാണ്ടര പാർട്ടി ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ KSUവിന്റെ ആളുകളെന്നോട് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ വീട്ടിൽ മുമ്പിൽ കിടന്ന് 2 കാർ അടിച്ചു. കുറെ നാളായിപ്പം. പിന്നെ അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത് അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേതാക്കൾക്ക് നോക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരനെ വെട്ടിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പറയല്ലായിരുന്നു. രക്തസാക്ഷിയാക്കി കാണാറ് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ പോയി വല്ല നോട്ടൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശരിയടാ. വീട്ടിലെടുക്കാം. നീ 10-ാം തീയതി ഒന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ.